हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। लास्ट हमारे चैप्टर चल रहा था विद्युत धारिता, जिसकी समांतर प्लेट संधारित्रों से संबंधित में जितनी भी एप्लीकेशंस है उन सारी एप्लीकेशंस को करवा चुका हूं। और मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो संधारित्र हैं वो संधारित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समांतर प्लेट, गोलीय और बेलनाकार। तो मैं अब दूसरा टैप स्टार्ट कर रहा हूं इसका, गोलीय संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो दूसरा संधारित्र आता है वो संधारित्र आता है मेरा क्या? गोलीय संधारित्र। इसमें क्या है कि गोलीय संधारित्र में 2 गोले होते हैं या 2 संकेंद्रीय गोले। संकेंद्रीय का मतलब यह है कि जिनका सेंटर एक ही हो, जिनका केंद्र बिंदु एक ही हो, ऐसे 2 गोले होते हैं। पहले गोले को मैंने ए नाम दे दिया और दूसरे गोले को मैंने नाम दे दिया गोला बी। पहला गोला तो है गोला ए और दूसरा गोला है क्या? गोला बी। गोले ए की जो त्रिज्या है उस त्रिज्या को मैंने मान लिया क्या है? स्मॉल r1। और गोले बी की जो त्रिज्या है, इस गोले बी की त्रिज्या को मैंने मान लिया क्या है? स्मॉल r2। तो आप लोगों के समझ में आ गया कि यहां पे r2 ज्यादा है r1 से। आ गया ना समझ यहां तक? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो गोला बी है, ये गोला बी गोले ए की तुलना में बड़ा है। भाई जिसकी त्रिज्या ज्यादा उसका आकार बड़ा। तो गोला बी गोले ए की तुलना में बड़े आकार का है। ठीक है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों गोले संकेंद्रीय हैं और दोनों का केंद्र बिंदु है क्या? ओ। ठीक। जो आंतरिक गोला है, यानी जो गोला ए है मेरा अंदर वाला, ये ठोस हो सकता है या खोखला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो गोला बी है वो गोला बी 100% खोखला ही होगा। क्यों? क्योंकि एक गोले के अंदर यानी गोले बी के अंदर गोला ए फंसा हुआ है और गोले बी, बड़े गोले के अंदर छोटा गोला कब फंसेगा? जब बड़ा गोला खोखला होगा। बड़ा गोला खोखला होगा तो उसके अंदर छोटा गोला फंस सकता है। और यदि बड़ा बाहर वाला गोला ठोस है तो क्या उसमें छोटे गोले को फंसा सकता हूं मैं? नहीं फंस सकता। इसलिए जो बड़ा वाला गोला है यानी जो बाहर वाला गोला है ये तो खोखला है 100%, लेकिन जो अंदर वाला गोला है वो ठोस हो सकता है और नहीं तो खोखला भी हो सकता है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। इसको क्या बनाना है? संधारित्र बनाना है। तो संधारित्र बनाना है तो मैंने क्या कर दिया कि अंदर वाले गोले को एक चालक छड़ से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? एक चालक छड़। और कैसे जोड़ा कि इस चालक छड़ का संबंध गोले बी से नहीं है। ये क्या लगा दिया मैंने? कोई परावैद्युत पदार्थ जो क्या करता है? जो इस चालक छड़ के गोले बी से संबंध को हटा देता है। मतलब इस चालक छड़ का संबंध केवल किससे है? गोले ए से है, गोले बी से इसका संबंध नहीं है। जैसे मैं इस मार्कर के अंदर से जो रिफिल होती है ना, हमारी पेन होता है, पेन यूज करते हैं, पेन के अंदर रिफिल होती है, तो उस रिफिल को तो मान लूं मैं चालक छड़,
और जो ऊपर का पूरा कवर है, ऊपर का जो पूरा कवर है, इसको मैं मान लूँ परावैद्युत पदार्थ, इसको मैंने आर पार निकाल दिया उस गोले में होके, और अंदर मैंने क्या रिफिल चालक छड़ से कनेक्ट हो गई। तो डायरेक्ट किससे कनेक्शन हो गया? पीछे तो गोले ए से और आगे बाहर खुले में हो गया। यानी ऐसी व्यवस्था की है कि यदि मैं इस चालक छड़ से होके कोई आवेश दूं तो वो आवेश गोले ए तक पहुंचते हैं, गोले बी पर नहीं पहुंचते। ठीक है बच्चों, यहां तक। अब मैंने क्या किया कि इस चालक छड़ के माध्यम से, चालक छड़ के माध्यम से मैंने प्लस क्यू आवेश दिया, प्लस आवेश दे दिया, प्लस क्यू। तो प्लस क्यू आवेश दिया तो ये प्लस क्यू आवेश गोले ए की बाह्य सतह पर एक समान रूप से फैल गया। गोले ए की बाह्य सतह पर एक समान रूप से फैल गया जब मैंने इसको यहां से प्लस क्यू आवेश दिया। कितना आवेश दिया मैंने? क्यू परिमाण का। तो बाह्य सतह पर प्लस क्यू आवेश आ गया, तो गोले बी की आंतरिक सतह पर कौन सा आवेश आएगा? माइनस आवेश आएगा। तो गोले बी की आंतरिक सतह पर प्रेरण के कारण कौन सा आवेश आ गया? माइनस आवेश आ गया, जिसका परिमाण तो आप लोगों को पता है कि जितना गोले ए पर आवेश है उसी परिमाण का गोले बी की आंतरिक सतह पर आवेश आ गया। यानी आंतरिक सतह पर आवेश क्या आ गया? माइनस क्यू, और गोले ए पर क्या है? प्लस क्यू है। जब इस पे माइनस क्यू आवेश आ गया तो इसकी बाह्य सतह पर प्लस क्यू आवेश आएगा। भाई गोले बी की बाह्य सतह पर कौन सा आवेश आएगा? प्लस क्यू। और गोले बी की बाह्य सतह को यदि मैंने भूसंपर्कित कर दिया तो समस्त प्लस क्यू आवेश किसका? गोले बी की बाह्य सतह का किस में चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। भाई जब तक मैंने इसको भूसंपर्कित नहीं किया तब तक इस गोले बी की बाह्य सतह पर प्लस क्यू आवेश रहा है। और यदि मैं इसकी बाह्य सतह को भूसंपर्कित कर दूं यहां से, तो भूसंपर्कित कर देने से क्या हुआ कि जितना भी ये प्लस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश कहां चला गया? सीधा पृथ्वी में चला गया। और ये बाह्य सतह पे से हट गया। हट गया कि नहीं हट गया? तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था कहलाती है मेरी किसकी? गोलीय संधारित्र की व्यवस्था, जिसमें एक गोले का प्लस क्यू आवेश तो विभव के मान में वृद्धि करता है और दूसरे गोले का माइनस क्यू आवेश उसके विभव में कमी करता है, और विभव के मान में कमी होने से उसकी धारिता बढ़ जाती है। क्लियर है यहां तक? तो आप लोग मुझे बताओ, इसकी क्या करना है? मुझे धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न करना है। तो गोले ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, विद्युत विभव क्या होगा? बी ए बराबर प्लस क्यू है तो प्लस के क्यू अपॉन R1, त्रिज्या R1 है। और गोले बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, ये क्या हो जाएगा? बी बी बराबर माइनस के क्यू अपॉन R2। हो जाएगा या नहीं होगा? हो गया। अतः पूरी व्यवस्था किसकी है? संधारित्र की।
अतः संधारित्र पर कुल विद्युत विभव क्या हुआ, B बराबर VA प्लस VV, यानी कि B बराबर क्या हो गया KQ अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2, यानी B बराबर क्या हुआ KQ कॉमन आ गया तो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, या फिर B बराबर क्या हो गया KQ इंटू I2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। आ गया विभव कुल। जब कुल विभव का मान आ गया तो धारिता का मान ही तो निकालना है। अतः संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, C बराबर Q अपॉन B, तो C बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन KQ इंटू I2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। ऊपर लिख देता हूं, चलो, बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन V की वैल्यू क्या है KQ इंटू I2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। Q से Q कट गया तो क्या रह गया, C बराबर रह गया R1 R2 अपॉन K इंटू R2 माइनस R1। K बराबर क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो C बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। हो जाएगा या नहीं होगा। ये तो कब आएगी धारिता का मान, जब निर्वात होगा, दोनों प्लेटों के मध्य या फिर दोनों गोलों के मध्य क्या हो, निर्वात हो, तब धारिता होती है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। और यदि इनके मध्य माध्यम हो, यदि गोलों के मध्य माध्यम हो तो धारिता क्या हो जाएगी, CM बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। जहां एप्सिलॉन R क्या है, जो माध्यम इन गोलों के मध्य भरा हुआ है, उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता है। यानी इसमें भी क्या निकला, CM बराबर हो गया C इंटू एप्सिलॉन R। माध्यम में धारिता का मान निर्वात में धारिता का आपेक्षिक विद्युतशीलता से गुणन के बराबर होता है। यानी CM अपॉन C बराबर होता है एप्सिलॉन R के। क्लियर है यहाँ तक या फिर कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि धारिता का मान या किसी गोलीय संधारित्र की धारिता का मान मैक्सिमम होना चाहिए, C मैक्सिमम कब होगा? C मैक्सिमम कब होगा? यदि R1 बराबर R2 हो जाए तो C बराबर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम अनंत। चालक की धारिता का मान यदि मुझे बढ़ाना है किसकी, गोलीय संधारित्र में, तो धारिता का मान कैसे बढ़ेगा? धारिता का मान बढ़ेगा यदि दोनों गोलों की त्रिज्या का मान बराबर हो। दोनों गोलों की यदि त्रिज्या बराबर होगी तो धारिता मैक्सिमम यानी अनंत हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक या कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलें, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका। एक तरीका तो इसका ये है निकालने का, दूसरा तरीका और बता देता हूं मैं इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने?
सेकंड पैटर्न क्या है? सेकंड पैटर्न, चूंकि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? वेक्टर ऑफ ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप। होता है कि नहीं होता? तो इस गोले के अंदर विभव क्या होगा? विद्युत विभव क्या होता है? बी बराबर माइनस इन्फिनिटी टू आर वेक्टर ई डॉट डी आर वेक्टर। देन बी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस, अनंत से नहीं आ रहा, कहां से कहां तक है गोले की त्रिज्या? बोलो, गोले की त्रिज्या कहां से कहां तक है? गोले की त्रिज्या है मेरी कहां से कहां? R1 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है? ये R2 तक। यानी गोले की रेडियस क्या हो गई? गोले की रेडियस हो गई मेरी कहां से कहां? अंदर वाले इस सेंटर से यहां तक, यानी R1 के गोले से R2 के गोले तक। इस पे प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है। वेक्टर ई का मान क्या है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप। और डी आर वेक्टर, डी आर वेक्टर है तो वेक्टर ए बराबर क्या होता है? ए डॉट ए कैप। होता है कि नहीं होता? तो बी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस R1 टू R2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। और ये क्या हो जाएगा? आर कैप डॉट डी आर कैप। हो जाएगा नहीं होगा? आर और डी आर क्या है? अल्प विस्थापन इसी डायरेक्शन में ही तो है। चूंकि आर कैप बाय डी आर कैप एक समान दिशा में है, अतः आर कैप डॉट डी आर कैप बराबर क्या हो जाएगा? एक बहुत पहले करवा चुका हूं मैं इन सब चीज़ों को। देन बी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस R1 टू R2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर। यहाँ से देखो आप तो के क्यू कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन R1 टू R2 1 अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर आ गया ना? इसको मिटा रहा हूं मैं यहां से। देन बी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के क्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर का समाकलन माइनस 1 अपॉन आर पहले करवा चुका हूं। माइनस 1 अपॉन आर इसी चैप्टर में R1 टू R2। तो b बराबर क्या हो गया? माइनस के क्यू इंटू माइनस 1 अपॉन R2 माइनस और माइनस प्लस 1 अपॉन R1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये कैसे किया इंटीग्रेशन वो बता दूं एक बार। 1 अपॉन आर स्क्वायर का करना है तो इसको अंश में ले गया तो r की घात -2 डॉट डी आर। और समाकलन होता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n डॉट डी एक्स बराबर होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये क्या हो जाएगा? r की घात -2 + 1 बटे -2 + 1 बराबर क्या हो गया? r की घात -1 बटे -1 बराबर -1 बटे r। लिख दिया। अब -1 बटे r में अगर लिमिट लगानी है मुझे R1 से R2 तक, तो अपर लिमिट -1 अपॉन R2 माइनस लोअर लिमिट -1 अपॉन R1, माइनस और माइनस प्लस और -1 अपॉन R2। ठीक है ना?
एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इनका, अगर समझ में नहीं आते हो। 11वीं क्लास में पढ़ाए होंगे गुरुजी ने, और नहीं पढ़े हैं तो 12वीं में मैथ वाले सर पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन, उनको लिख के भेजो, पहले इंटीग्रेशन पढ़ाएं। b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, और माइनस से गुना कर दो तो b बराबर हो गया क्या, के क्यू अपॉन के क्यू इंटू 1/r2 माइनस 1/r1। एलसीएम ले लो तो के क्यू इंटू r1 माइनस r2 अपॉन r1 r2। सही है ना यहां तक? हाँ, अब क्या निकालनी है, अतः संधारित्र की धारिता C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन बी बराबर Q अपॉन के क्यू इंटू R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। Q से Q कट गया, ये ऊपर चला गया तो ये बच गया क्या, R1 R2 अपॉन के इंटू R1 माइनस R2, यानी C बराबर, ये कहीं ना कहीं है ना एक माइनस क्या लोचा है इसमें, माइनस 1/r हो गया, R1 टू R2 अनंत से माइनस 1/r2 अनंत से लेके आ रहा हूं, तो ये R2 और ये R1 होगा, ये R1 होगा, ये R2 होगा। दूर वाला तो 2 है ना, R2 टू R1, R2 टू R1, R1 R2, R2 R1, R1 R2, R2 R1, R2 R1, R2 R1। तो C बराबर क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। क्लियर है यहाँ तक या कोई प्रॉब्लम है? अब इसमें एक कंडीशन आती है, इसमें एक कंडीशन आती है, और वो कंडीशन किससे संबंधित आती है कि भाई किसी गोलीय चालक की धारिता का मान यदि हमको ज्ञात करना है, तो धारिता का मान कैसे ज्ञात करते हैं? तो उसके लिए क्या करता हूं, एक कंडीशन लेता हूं कि यदि जो R2 है वो R2 तो हो अनंत पे, और R1 हो कैपिटल ऑफ R पे, यानी R1 तो हो पृथ्वी की त्रिज्या और R2 क्या हो, अनंत हो, तो धारिता का सूत्र होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ऑफ R। ऐसी कंडीशन में है, इसको सॉल्यूशन में दिमाग मत लगाना, इसमें डायरेक्ट याद रखना कि किसी गोलीय चालक की धारिता, किसी गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है। यानी कि ये जो रेडियस हैं, ये रेडियस पृथ्वी की रेडियस के इक्वल मान लेते हैं इसको, क्या मान लेते हैं इसको, पृथ्वी की त्रिज्या के
बराबर, और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है 6400 किलोमीटर, यानी 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। और इसके लिए एक क्वेश्चन भी होता है। क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी को गोलीय चालक मानते हुए इसकी धारिता का मान ज्ञात करो, या इसकी धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न करो। क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी को गोलीय चालक मानते हुए इसकी धारिता ज्ञात करो। तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, 6400 किलोमीटर। और कुछ मुझे चाहिए नहीं, तो चूंकि गोलीय चालक है तो गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, C बराबर 4πε0 इंटू आर। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और 4πε0r 4 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट ये लगभग कितना आएगा, ये तो पावर सॉल्व हो गई, कितनी 10⁻⁻6। अप्रोक्सीमेट कितना होगा, ये लगभग 9 हो गया, 9 तिया 27 और 27 चौका 27 दूनी 58, 58 दूनी 116 और 116 गुना लगभग 60, तो 116 गुना 6 छनक 36, हाथ से लगी 3, 11 6 66 और थोड़ा सा इससे ज़्यादा, क्योंकि ये 6.4 है, यहाँ पे 3.14 था, थोड़ा सा बढ़ गया, तो बढ़ने पे ये लगभग आएगा 710 या 711 के अप्रोक्सीमेट में। तो लगभग ये क्या हो जाएगा 711 माइक्रोफैरड, क्योंकि धारिता का मात्रक क्या होता है 711 होता है। तो अप्रोक्सीमेट लगभग मान इसका 710 711 होगा, क्योंकि 696 में तो नॉर्मल बन रहा है मेरा। जब इसको मैंने 60 माना तो 60 थोड़ी है, ये 6.4 है। इसको 3 माना, लेकिन ये 3.14 है, तो थोड़ा सा इससे मान बढ़ जाएगा और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो 700 तो बहुत पास पड़ रहा है, 696 में आ रहा है, तो लगभग और बढ़ा दो इसमें, तो लगभग 710 711 के आसपास समथिंग में आंसर चेप दो। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। वो थोड़ा सा सस्पेंस हो गया था, क्योंकि हम लोग विभव जो लेते हैं वो विभव लेके आते हैं अनंत से मूल बिंदु की ओर। ठीक है, इसलिए वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, तो उसमें R2 से R1 करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।